हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शाह आमिर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस नई यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल इल्यूमिनेशन। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है जो इस वीडियो के लिए हमने चूज़ किया है वो है राइट टू इक्वालिटी। इस वीडियो में हम 4 चीज़ों पर डिलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आता है राइट टू इक्वालिटी की मीनिंग क्या है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी कहाँ पे पाई जा रही है। और तीसरा, क्या है ओल्ड कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी और क्या वो ख़त्म हो गया है कि नहीं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा जो है कि न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। तो क्या है इक्वालिटी? अगर हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ जाए तो हम ये देखते हैं कि वहां पे मीनिंग जो इक्वालिटी की लिखी गई है वो है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। लेकिन व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, इट मीन्स दैट अमंग द इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ की मीनिंग। अब आगे जाके हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है राइट टू इक्वालिटी और वहां पे हम राइट टू इक्वालिटी को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को एक ही आर्टिकल में नहीं रखा गया है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फैला हुआ है राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट। लेकिन पर हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेसली इक्वालिटी वर्ड कहां यूज किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कहां कहां पे इक्वालिटी को पाया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेएम्बल की। ये जो प्रेएम्बल है हमारा, इट्स कॉल्ड एज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट इसको कहते हैं और इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये आपको प्रॉमिस करता है राइट टू इक्वालिटी। कैसे? ये बताता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये हम प्रेएम्बल जब खोलते हैं तो आपको वहां पे लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट मींस ये आपको 2 इक्वालिटीज के बारे में बताता है, एक सोशल इक्वालिटी और दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी। विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल इक्वालिटी, हम सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे। तो सोशल इक्वालिटी जो है इसको इल्यूसिडेट किया गया है आर्टिकल्स 14 to 18 में, जिसमें Article 14 is the most important because Article 14 is the genus among these articles and जो Articles 15, 16, 17 and 18 है उनको हम species फिर बोलते हैं Article 14। चलिए बात करते हैं Article 14 की। क्या है Article 14? Right to equality. Simple. Article 14 promises you right to equality. But you must remember that Article 14 is called as the fons juris of Indian Constitution. What is fons juris? It means the fountainhead of justice. और आर्टिकल 14 के अगर हम कीवर्ड्स की तरफ जाए, अगर हम कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमें राइट टू इक्वालिटी जो है वो आराम से समझ आने लगेगा। सो क्या है आर्टिकल 14? इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्या है इसमें कीवर्ड्स? पहले हम देखेंगे, पहला कीवर्ड है स्टेट। इट मीन्स दैट राइट टू इक्वालिटी इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। एंड नंबर 2 is that the state shall not deny to any person। तो वर्ड पर्सन यूज किया गया है जिसका मतलब है कि it is available to citizens as well as non-citizens and it is available to the natural as well as to the artificial persons। Then there is another keyword which is equality before law and then there is another keyword which is equal protection of laws। पहले equality before law क्या है और equal protection of law के बारे में बाद में जाते हैं। अब ये दोनों वर्ड्स जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इनको लिया गया है आर्टिकल 7 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। फाइन। अब कुछ लोग बताते हैं कि दीज आर सेम टर्म्स, बट दीज आर नॉट द सेम टर्म्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वन टर्म एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज समथिंग डिफरेंट। क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ और क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके बारे में आज जानेंगे हम। तो पहले बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। याद रहिए इसका ओरिजिन इंग्लिश है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 2, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव कंसेप्ट इट मींस इट प्रोहिबिट्स। व्हाट इट प्रोहिबिट्स? इट प्रोहिबिट्स स्पेशल ट्रीटमेंट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। इट प्रोहिबिट्स स्पेशल ट्रीटमेंट। और दूसरा, ये प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट और अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये दोनों को प्रोहिबिट करता है। और उसके बिफोर लॉ जो है वो है एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ विच वाज गिवन बाय एवी डाइसी। और उसके बाद यहां पर जो वर्ड क्या है, इट इज लॉ, इट्स नॉट लॉज। सो अगर लॉ यूज किया गया, इट्स अ जेनेरिक टर्म लॉ,
तो इसलिए यहां पे जो लॉ है वो जनरल लॉ है, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक लॉ। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद हम दूसरे टर्म की तरफ जाते हैं, दूसरे कीवर्ड की तरफ, जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस, सो इसका ओरिजिन अमेरिकन है, यूएस है। और दूसरा, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब ये डिमांड करता है कुछ चीजें, ये कहता है कि ये चीज करो, ये प्रोहिबिट नहीं करता। व्हाट? इट डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट ये डिमांड करता है, बट only in equal circumstances. You have to remember, it demands equal treatment in equal circumstances. And where from it has been taken? It has been taken from the 14th Amendment Act of US Constitution. Fine? और यहां पर लॉज है, मैंने एस भी लिखा है छोटा सा, तो यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, जो कि है लॉज जब यूज करते हैं इसका मतलब है यहां पे लॉ का जो टर्म है, जो वर्ड है वो स्पेसिफिक है। यहां पे लॉज स्पेसिफिक यूज किए गए हैं। अब ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की डिफरेंस। दीज आर नॉट द सेम टर्म्स, दीज आर। सो नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज right to equality under Article 14. But we also know that all persons are not equal by nature or by attainment or by circumstances. Therefore, अगर हमने एक mechanical equality की बात की regarding every person, so it will result in injustice. So अगर हमने एक mechanical equality की बात की in favor of every person, it will result in injustice. क्यों? क्योंकि identical treatment in unequal circumstances, it will result in inequality always. So society खुद ही डिमांड करती है कि आपको डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लॉज होना जरूरी है। सो उसके लिए क्या है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड नाउ वेदर द क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल अंडर आर्टिकल 14 और नॉट, वो हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली परमिटेड बट इट इज नेसेसरी इफ द सोसाइटी इज टू प्रोग्रेस। But it is to be remembered that Article 14 permits classification, but it prohibits class legislation. Class legislation का मतलब होता है conferring special privileges on any particular class. Fine? अब क्लासिफिकेशन तो करनी है, लेकिन कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो है वो है टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या है टेस्ट ऑफ, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, और अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी बेसिस क्या होगी, वो हम यहां पर देखेंगे। तो ये टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, 1951 का ये केस है, जहां पे टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसके बाद इसको बहुत सारे केसेस में फॉलो किया, लेकिन क्या है वो टेस्ट, वो हम देखेंगे। पहला चीज ये बताता है कि जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पे क्लासिफिकेशन करते वक्त इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, यानी कि एक इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए। व्हाई आर यू क्लासिफाइंग टू ग्रुप्स? अगर एक ग्रुप को आप दूसरे ग्रुप से क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्या है वजह कि आप उस ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर रहे हैं, ये एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दूसरा है रैशनल नेक्सस। अब जब आपने यहां पे क्लासिफिकेशन की, इसका एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट होता है एक स्टैट्यूट का, उसको आपको दिमाग में रखकर क्लासिफिकेशन करनी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3, वो क्या कहता है कि दैट स्टेट स्पेशल लॉज बना सकता है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब इट विल लीड टू इनइक्वालिटी बिकॉज वुमेन एंड मैन दे आर टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, लेकिन हम इनको अदर पर्सन यानी कि जो मैन है उनसे अलग कर रहे हैं, चिल्ड्रन और वुमेन को। इसका मतलब ये एक ग्रुप बन गया वुमेन्स का, और ये अदर पीपल जो है उनका अलग ग्रुप बन गया। तो एक क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन क्या इसका ऑब्जेक्ट के साथ रैशनल नेक्सस है? सो क्लासिफिकेशन इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इज इंटेलिजिबल। व्हाट इज द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इज कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, ये चाहता है कि वुमेन जो है वो एम्पावर हो जाए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये है कि एक रीजन है हमारे पास कि हम इनको अलग कर सकते हैं इनके साथ। अब ये क्लासिफिकेशन हो गई, क्या इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट के साथ कोई रैशनल नेक्सस है? यस है। क्या है ऑब्जेक्ट? है हमारा जब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लॉ बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि जो वुमेन फोक है एंड जो चिल्ड्रंस है उनको क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब हम प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी स्टैट्यूट व्हिच इज मेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। लेकिन क्या क्लासिफिकेशन का रैशनल नेक्सस है? यस, यहां है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, क्योंकि यहां पे क्लासिफिकेशन इसलिए की गई ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो जाए, और वो ऑब्जेक्ट ये है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। सो इसका मतलब क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट के साथ एक रैशनल नेक्सस है।
यहाँ पे पता चलता है अगर आपको एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करनी है आर्टिकल 14 में तो दो चीजों का होना जरूरी है। पहला, एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। क्लासिफिकेशन करने से पहले आपके पास एक इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए, और दूसरा, उस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का रैशनल नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत जरूरी है अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और इसको हम दूसरा जो है वो है ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। यही है ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, जो चलती गई तब तक जब तक न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी नहीं आया। तो अब हम बात करेंगे न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की। ये जो नया कंसेप्ट है इक्वालिटी का, ये 1917 में लाया गया था इन द केस ऑफ ईपी रोयापा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इस केस के बाद जो है आर्टिकल 14 का एक हाईली एक्टिविस्ट मैग्नीट्यूड जो है वो सामने आ गया। तो इस केस में जस्टिस भागवती, जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया था, जिसमें कहा गया था दैट इक्वालिटी जो है इट्स अ डायनामिक कंसेप्ट एंड इट कैन नॉट बी क्रिबल्ड, कैबाइनेड और कन्फाइनेड इन डॉक्ट्रिनियर और ट्रेडिशनल लिमिट्स। यानी कि इक्वालिटी अब डायनामिक कंसेप्ट बन गया है, ये ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिनल लिमिट्स में हम इसको कन्फाइन नहीं कर सकते। और इसमें ये चीज कहा था कि इक्वालिटी जो है इट इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। इन अदर वर्ड्स, इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर sovereign enemies, while the equality belongs to the rule of law in republic, जो arbitrariness है हमारा, it belongs to the whim and caprice of absolute monarch। इसका मतलब है इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के एनिमीज है, एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है। तो अब क्या पता चलता है इससे? इसका सिंपल मतलब यह है कि दैट इफ एनी स्टैट्यूट इज आर्बिट्ररी, कोई भी स्टैट्यूट अगर ये आर्बिट्ररी है तो इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी एंड देयरफॉर अगेंस्ट आर्टिकल 14, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14। सो क्या कहता है ये केस? ये कहता है दैट इफ एनी स्टैट्यूट इज आर्बिट्ररी इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी एंड देयरफॉर इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। इस केस को रेटिरेट किया गया था इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अब उसके बाद कंक्लूजन क्या आता है हमारा? कंक्लूजन है दैट न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज वेल एज द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बोथ आर फॉलोड। हाउएवर, where the statute is arbitrary, it cannot be justified on the basis of classification। यानी कि अगर कोई भी स्टैट्यूट हमारा जो है वो आर्बिट्ररी होता है तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इसका मतलब है जो आर्टिकल 14 है वो स्ट्राइक करता है एट द आर्बिट्रेरीनेस इन द स्टेट एक्शन एंड इट एंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब जो हमारा जो न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी है वो क्या है? देयर इज नथिंग डिफरेंट, it's old doctrine but it is to be supported by reasonableness or we can say that absence of arbitrariness। इसका यानी कि अगर कोई भी स्टैट्यूट आपको लाना है, आप ओल्ड डॉक्ट्रिन की बेसिस पे जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट वहां पे एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस का होना जरूरी है। सो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट मुझे आप ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस वीडियो पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं और कहां पर आपको हेल्प की ज़रूरत है ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।